RSN सिंह हैं। ये देश के जाने माने स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं और अपनी बेबाक और गहरी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन इनका इतना दोहराना जरूरी है कि इन्होंने अपनी सेवाएं भारतीय सेना और रॉ में भी दी हैं और इन्होंने सामरिक विषयों में पर 5 महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। इनकी किताब द अनमेकिंग ऑफ नेपाल अभी भी परिस्थितियों के कारण काफ़ी चर्चा में है। हम सिंह साहब से वर्तमान कोरोना के बाद उत्पन्न जियोपॉलिटिकल बदलाव पर चर्चा करेंगे। तो सिंह साहब, कोरोना वायरस के लिए आप चीन को कितना जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह उनको जिम्मेदार मानता हूँ और मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ कि अगर आप पूरी फ़िलॉसफी पढ़ें, उनकी ऑपरेशनल जो फ़िलॉसफी है, वॉर की फ़िलॉसफी है, उसमें वो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर उनका इतिहास देखें चाइना का, तो उनको ये मास कैजुअल्टी से कोई परहेज़ नहीं है। ये जब से ये वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की रूल आई है, तब से हमने देखा है कि कई बार छोटे छोटे कारणों के कारण, अपने फैंसीज़ के कारण, किस तरह से मतलब मास किलिंग्स हुई हैं वहाँ पे। आपको वो याद होगा, वो सांस्कृतिक क्रांति, करोड़ों में लोग मारे गए थे उस समय। और कई बार माओ ने इस तरह के अपने अपने वो जो फिजूल अपनी जो सोच, फिजूल उनकी अपनी इनसिक्योरिटी, वो जो सांस्कृतिक क्रांति इसीलिए चलाई गई थी क्योंकि उनको अपने गद्दी को खतरा दिख रहा था। तो अभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि चीन की जो अभी जो लीडरशिप है, यानी कि शी जिनपिंग की लीडरशिप है, उनको कहीं लग रहा था कि दूसरे देश अब उनके उनका जो फैलाव है या उनका जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, उसको कंटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे ट्रम्प, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट मार्कोस, जो ये आपके यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन, इन सब ने उनको कहना शुरू कर दिया कि ये क्या कर रहे हो आप, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव और आप कहते हो कि ये ओल्ड सिल्क रूट है। तो उन्होंने कहा कि भाई, सिल्क रूट पे तो दोनों तरफ से वो आदान प्रदान होता है ना, तो एक तरफ ही कैसे क्यों? पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, ये मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर की बात की, तो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी शामिल है। दूसरे अगर आप तथ्य देखें तो ये वुहान से शुरू हुई। पहला सवाल कि ये शंघाई और बीजिंग क्यों नहीं पहुंचा। दूसरा सवाल, पूरी दुनिया पूछ रही है कि आपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो कैंसिल कर दिए, लेकिन आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं कैंसिल किया। और उसके बाद से जो आपका जो आक्रामक रवैया जो रहा है, मान लीजिए इतना बड़ा पैंडेमिक है, आप एक सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, आपके पास वीटो पावर है, आपने इतनी एक आर्थिक स्टेटस आपने हासिल कर लिया है। आज आप अपनी वर्चस्व को फैलाने का पूरा एक प्रोग्राम आपने लगा रखा है। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर होना चाहिए। लेकिन ये तो खुद पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को ये रोग स्टेट के तरह पालते हैं और खुद भी वो उतने ही रोग हैं ये। तो इस दौरान इनका एक होता है कोई गिल्ट या एक तरफ से, चलिए आपने मान लिया कि ये एक एक्सीडेंट था, लैब से ये एक्सीडेंट हो गया वुहान के लैबोरेटरी से, तो आप उसके बाद से आप इनका रवैया देखो, साउथ चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट में इनका रवैया देखो, जापान के साथ सेंकाकू आइलैंड, ये सब ये महामारी के बीच में हो रहा है। उसके बाद इन्होंने पार्सल और इस आइलैंड में, स्प्राटली आइलैंड में 2-2 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। वियतनाम का वेसल डुबो दिया। उसके बाद ये वहाँ पर मलेशिया को थ्रेटन करने लगे। तो ये पूरा आक्रामक बिहेवियर रहा है।
और हिंदुस्तान के खिलाफ इन्होंने, आपने देखा कि ये जो स्पर्ट इन पाक स्पॉन्सर्ड जिहादिज्म है वो बिना इनके प्रॉडिंग के नहीं हो सकता है इस महामारी के बीच में। और उसके बाद आप ये जो नेपाल वाला देख रहे हैं, और अभी ये पिछले 2-3 दिनों में जो हांगकांग को लेकर उन्होंने वो नेशनल सिक्योरिटी लॉज के एम्बिट में ले आए हैं हांगकांग को। आपको बता दूं कि 50 साल का समझौता हुआ था ब्रिटेन और उसमें, जब उन्होंने हैंडओवर किया हांगकांग को, ब्रिटेन ने, वो लीज पे था, तो ये समझौता ये था कि आप जो अब यहाँ की जो संस्कृति है उसको आप नहीं छेड़ेंगे, यहाँ के जिस तरह से जो लोगों का रहन सहन है उसको उसी तरह से उनको जीने दीजिए, 50 साल का। लेकिन उन्होंने इसी महामारी के दौरान ये एक पूरा उसको उलट के रख दिया। अब देखने वाली बात है कि वो जानते हैं कि ब्रिटेन इस समय खुद महामारी का इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा शिकार हुआ है वो, कि वो किसी हालत में नहीं है इनको चैलेंज करने के। तो एक सवाल तो आता है दिमाग में कि क्या वेस्टर्न वर्ल्ड चुनौती दे सकता है? क्या वो तैयार है चुनौती देने के लिए? और अगर चुनौती नहीं दे सकते हैं वो, तो फिर भारत के सामने क्या विकल्प हो जाता है? तो ये तमाम सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा, इन सारे तत्वों को अगर आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव लें तो आपको ये एहसास होगा कि ये चाइना के द्वारा ये एक डेलिब्रेट एक्ट था। इसमें बिल्कुल बायोलॉजिकल वॉरफेयर की इसमें बू आ रही है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो इस महामारी के आड़ में अपने जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू कर रहा है अनअबैशेडली। परंतु कोरोना फैलाने के बाद भी चीन का आखिर ये रवैया क्यों है? देखिए, उनको एक तो ऐसा उनको महसूस होता है कि पूरी दुनिया अभी ये इस बात से बड़ी चिंतित है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर, डेलिब्रेट बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं था। दूसरी बात है कि उनको ये भी डर है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं ये कहीं डीकपलिंग प्रोसेस ना शुरू कर दें। वो एक सप्लाई चेन में इनका एक बहुत बड़ा स्थान हो गया था, और वो स्थान इन्होंने प्राप्त कैसे किया ये भी ना भूलें लोग। आप इतना भी क्रेडिट ना दें इनको, दिमाग कहीं और था, इन लोगों ने केवल लेबर दिया। शुरुआत वहीं से हुई थी इनकी। बाद में इन्होंने वहाँ पे जब ये आ गए, थोड़ा सा मैं आपको इसका इतिहास बता दूं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय निक्सन और माओ में रेप्रोचमा हुआ। वो बड़े खुश हुए कि भाई ये इतनी बड़ी बात कि हमने एक कम्युनिस्ट ब्लॉक को बिल्कुल स्प्लिट कर दिया दो हाफ्स में। तो रेप्रोचमा के पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। याहिया खान वॉज वन ऑफ द फैसिलिटेटर्स। वो हेनरी किसिंजर उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। उसके बाद से ये जब डेंग आए तो डेंग ने आके बोला कि भैया, जब डेंग का राज आया कि हमारे यहाँ मैन पावर है, आप आइए। जो मल्टीनेशनल फर्म्स थे उनको कहा आप आइए, हमारे लेबर का इस्तेमाल कीजिए, आप भी पैसे कमाइए, हमको भी कुछ उसमें से फ़ायदा होगा। वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। इट वाज नॉट चाइनीज़ ब्रेन्स। बाद में उसको ये चोरी करने लगे। फिर बाद में इन्होंने जो क्रिटिकल मटेरियल है उस पर काबू पाना शुरू कर दिया इन्होंने। स्टील, रेयर अर्थ मटेरियल, जो कि आपका मेन इनपुट है इस पे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं उसके लिए। आपकी दवाइयाँ जैसे विटामिन्स, उसके जो 60% इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी, उस पर भी वो इंडिया में वो उनके यहाँ से आते हैं, एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स के। तो उन्होंने ये जितने जो क्रिटिकल मटेरियल थे उस पर उन्होंने वो अपना कब्जा
करना शुरू किया। तो ये देखिए ये जो चाइना का राइज हुआ है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द जीनियस ऑफ चाइना। ये केवल कि हमारे पास आदमी है, लेबर है और धूर्तबाजी से। तो ये हकीकत है। उनको ये लग रहा है कि ये जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और ये जो इंटरनेशनल स्टेचर हम गेन किया है, ऐसा ना कि ये ख़त्म हो जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले बोला कि भाई इंटरनली कंसोलिडेट करो अपने आप को। हांगकांग का उस बात का वो कन्विंस्ड हैं कि ये हांगकांग का जो क्राइसिस है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने करवाया था, उनका ये मानना है। तो उन्होंने हांगकांग को डील कर लिया। अब साउथ चाइना सी में जो भी उनकी एजेंडा थी उसको वो परस्यू करने लगे। वो ऐसे कि जैसे वो रियलाइज़ करो कि इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे लिए, कर लो, हमारा क्या कोई कर लेगा। तीसरा, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से उन्होंने बुली किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को किस तरह से बुली किया। तमाम वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यहाँ की जितने कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उन्होंने उसके इस थ्रेट के, चाइनीज़ थ्रेट के बारे में बात की उन्होंने। और उनका ये है कि ये जितने देश हैं, और भारत को तो अपना कॉम्पिटिटर, मतलब उनको लगता है कि ये एक देश है जो कॉम्पिटिटर बन सकता है, और इसलिए वो आप देख रहे हैं कि भारत को भी वो घेरने की तो पहले से भी कोशिश है। वो जो स्ट्रैंगल होल्ड है उसको और ये मजबूत करना चाहते हैं। नेपाल का काला पानी पर यह रुख आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए जितेंद्र जी, अभी दुनिया में 3 चीज़ें हो रही हैं, और ये मैंने पहले भी कहा इस बात को। एक तो ये महामारी जिससे पूरा संसार ग्रसित है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड। और वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप यूरोप की बात ले लें, चलिए अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, उससे ज़्यादा नुकसान यूरोप में हुआ है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, तो कहीं पे 36,000, 35,000 लोग मारे जाना, ये लॉकडाउन होना, इकोनॉमी को इतनी क्षति, तो उनको उभरने में ये सारा समय लगेगा। तो पहला चीज़ ये जो पैंडेमिक हो रहा है, जिससे हम भी लड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ हो रहा है ये चाइना का ये एग्रेसिव बिहेवियर साउथ चाइना सी में, और बाकी अपने जो उसका जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस जहाँ वो हासिल करना चाहते हैं, और हमारे नेबरहुड में। और तीसरा चीज़ आपने देखा वो एक्सपर्ट इन जिहादी टेररिज्म इंडिया में, पाक स्पॉन्सर्ड जिहाद। ये 3 चीज़ें एक साथ ये हो रही हैं। तो आपने जो नेपाल का ये कहा, ये उसी सिलसिले में ये कड़ी है। वो कड़ी है कि आज नेपाल, चाइना की सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता है, अगर आप चाइना का ईस्ट कोस्ट देखें तो जापान, जो कि एक अमेरिकन एलाई है, फिर ताइवान। ठीक है, ताइवान आपको मालूम है कि अभी वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेचर और एग्जर्ट कर रहे हैं। अभी एक नई महिला राष्ट्रपति बनी है, बड़ी असर्टिव हैं। उसके बाद तीसरा को साउथ कोरिया, उसके नीचे आ जाए ऑस्ट्रेलिया, और अगर आप उसको पूरा पैसिफिक और उसको साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को देखें तो हम भी उसके एक बहुत बड़े हिस्सा हैं। अब वहाँ पे है क्या कि उस जिस पोर्शन की मैंने बात की, ईस्ट चाइना सी और उस पैसिफिक रीजन को, अमेरिका ने अपने 60% वॉर वेजिंग एसेट्स वहाँ पर उन्होंने कंसंट्रेट किया है। तो
अभी आपको मैं बता दूं, ये एक इन्होंने जो अपनी इनका जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है लियोनोंग चाइना का, अभी एक्सरसाइज करके वो आया पैसिफिक से, और मैं साउथ मॉर्निंग पोस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा इसमें कि हमारे कितने 2000 टोटल सेलर थे, एक भी कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं हुआ, और अमेरिका के 4 कैरियर ग्रुप हैं, उसमें वो चारों के चारों इन्फेक्टेड हैं, तो हम अकेले एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ऑपरेट करने वाले हैं अभी इस समय में। तो ये तो इनकी मानसिकता है। तो ये हांगकांग का देख लीजिए, ये पूरा साउथ चाइना सी में देख लीजिए। उसी सिलसिले में ये जो आप जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो ये देख रहे हो, जो प्रेशर देखिए, 86-87 की बात है, ये जो पेंगोंगसो का एरिया था वहाँ मैं पोस्टेड था, और वो हमारी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेंगोंगसो में। और मैं आपको बता दूं कि मैं पहला आदमी हूँ वहाँ पे। हमारे साथ एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की एक टुकड़ी थी जो कि ट्रायल्स कर रहे थे उस समय, और जो कि मैं पहला आदमी हूँ, एक मेजर साहब होते थे, मेजर त्रिपाठी मुझे याद है, जिनके साथ मैं गया था, और वो BRDM में मैंने पेंगोंगसो में सबमर्ज, मतलब उसमें एम्फीबियस रोल में उसको उतारा था उसमें उनके साथ। तो उसे हम लोग पेट्रोलिंग भी करते थे, मैं खुद 2-3 बड़े लंबे लंबे पेट्रोल ले गया उस एरिया में। लेकिन उनकी भी पेट्रोलिंग होती थी, एक तो इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं होती थी, और कभी ऐसी वारदात नहीं होती थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को याद करें कि वो समय था जबकि चाइना ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ बड़े खुश थे कि हमने कोल्ड वॉर जीत लिया जी। उसने कहा ठीक है, तुम खुश रहो, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, ठीक है। उन्होंने एक प्रोवर्ब कॉइन किया, एक नारा लगाया डेंग ज़ियाओपिंग ने, कि हाइड योर कैपेबिलिटी एंड बाइड योर टाइम। तो उनको वो खुशी में अपना मग्न थे, इधर ये अपना धीरे 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 अपनी ये क्षमताएं जो हैं ये बढ़ा रहे थे। हाइड योर कैपेबिलिटीज एंड बाइड योर टाइम। उसके बाद जब 2 दशक में, और एक और उन्होंने उस समय एक स्लोगन दिया था, पीसफुल राइज ऑफ चाइना, कि उस समय उनका ये रवैया था कि कोई नेबर कुछ थोड़ा बहुत ये भी कह लो तो सहन कर जाओ, क्योंकि अभी हमको कंसंट्रेट करना है, अपने एनर्जी और रिसोर्सेज को फ्रिटर नहीं करना है, बस अपना राइज स्क्रिप्ट करते जाओ। तो जब एक लेवल पे पहुंच गया तो उन्होंने अपना वो ताकत आजमाना शुरू कर दिया, और वही आज ये उसका हिस्सा है। फिर ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव और देखिए साहब, एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम जब अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करें ना, ठीक है, हम डेंग का भी बात करते हैं, माओ का भी बात करते हैं, कई लोग आए इसके पहले प्रेसिडेंट, इसके जितना अनचैलेंज्ड पावर शी जिनपिंग, और लोग तो कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग लीडर है, जब तक ये जिंदा रहेगा ये होगा। इतना अनअसेलेबल चाइनीज हेड ऑफ स्टेट नहीं हुआ है। और इस आदमी के बारे में मैंने पढ़ा है कि इसने एक पूरी स्टडी करवाई थी, कि ये स्टडी करो कि इतिहास में कौन कौन से साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य, जैसे स्पेन का था, मान लो कभी ब्रिटेन का था, ये साम्राज्य किस कारण से ऊपर गए और किस कारण से नीचे आए। तो ये अपने आप को मैन ऑफ डेस्टिनी मानता है। और हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी एक लीडर है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस लीडर की जो क्रेडिबिलिटी है, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कोई जो भी मर्जी बोल ले, मेरा अपना ये असेसमेंट है कि इतिहास में इतना, मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, इतनी क्रेडिबिलिटी किसी लीडर की नहीं रही है, किसी लीडर की नहीं।
तो ये एक बड़ा अजीब सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रहा है। तो इसी कारण जो वो साउथ चाइना सी और ये जो क्वाड्स की मैंने बात की, यूएस, जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो ये प्रेशर देख रहे हो, ये बढ़ाया जा रहा है। और डोकलम भी इसी के कारण हुआ था। एक तो वो नेपाल तक तो वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव उन्होंने मान ही लिया था, हमने वो भी नहीं माना है। हमने तो साफ कहा, और सही बात है जितेंद्र जी, हमारे पास केवल 2 विकल्प है, या तो हम चाइना को कैपिचुलेट कर जाएं, और या नहीं तो फिर हम compete करें। जैसे उसने वो अपने कैपेसिटीज बढ़ाए थे, हम भी अपना कैपेसिटीज बढ़ाएंगे और सबको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएंगे, याद रखिएगा कि इट विल नॉट बी टेकन काइंडली बाय चाइना, वो कंटेस्ट करेगा। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो ये गतिविधियां आप देख रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। क्या हम एक तरह से, आपको क्या लगता है, हम एक तरह से नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं उस समय आपने जो सवाल नेपाल के बारे में, मैंने उसका जिक्र किया कि इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। दूसरा देखिए, मैं थोड़ा, क्योंकि चीन के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, सभी टेलीविज़न चैनल्स पे ये डिबेट चल रहा है। नेपाल के बारे में उतना डिबेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और स्ट्रैटेजिक जो कल्चर है, वो हमारे स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में लोगों ने नेपाल को इतना तवज्जो नहीं दिया। और इसीलिए नेपाल में आपकी सबसे बड़ी आपकी जो लिंक थी वो क्या थी, या सबसे बड़ा एसेट क्या था नेपाल के संदर्भ में? वो था आपका सॉफ्ट पावर। आप हार्ड पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं नेपाल के खिलाफ। बेटी बहू का रिश्ता है, हमारे खुद के रिश्तेदार हैं नेपाल में, और इंडियन आर्मी में 38 गोरखा बटालियंस। तो ये आपका सॉफ्ट पावर था कि भाई, जो मैंने कहा कि आप एक मेजॉरिटी हिंदू कंट्री हैं, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री हैं, और वो एक हिंदू कंट्री था। और यहाँ तक हिंदू कंट्री की बड़ी जो हमारे में तो कई बदलाव आ गए, हमने हालात के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। नेपाल ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, क्योंकि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं था। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा, इनडायरेक्टली किसी का वो होगा, लेकिन नेपाल किसी का गुलाम नहीं था। इसीलिए आप नेपाल में अगर आज भी जाएं तो वहाँ देखेंगे आप, लोग कितने ट्रेडिशनल वे में ड्रेसअप करते हैं, उनके सिंदूर लगाने का ढंग उनकी, और जबकि वो ऐसे दे आर वेरी लिबरल इन देयर अप्रोच टू लाइफ। वहाँ जो विमेंस इमेंसिपेशन है, आप उसको कोई ना वेस्टर्न कंट्री मैच कर सकता, कोई नहीं मैच कर सकता है वहाँ पे। नेपाल में जो औरतों की कद्र है, और जितना वो लिबर्टी इंजॉय करती हैं। माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, और वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड प्रास था टिल नरेंद्र मोदी साहब गए और आज उसको टूरिस्ट मैप पे डाल दिया। तो ये इतने अमरनाथ, पशुपतिनाथ, आप सोचिए, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, उस सब चीज़ों को आपने स्पर्न कर दिया, क्योंकि आप खुद पता नहीं आपने कौन सी वो उस समय वो सेक्युलरिज्म के नशे में थे, वो आपकी तरफ देख रहे थे, वो आपकी तरफ देख रहे थे, लेकिन आपने आप तो खुद, जब उन्होंने देखा कि आप उनको किसी तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं जहाँ तक उनके संस्कृति का सवाल है, तो वो फिर ड्रिफ्ट करना शुरू किए। और फिर कम्युनिस्ट ताकतें तो थी भी। तो आपने ये पूरी जो धरोहर जो थी,
जिसने इस नेपाल की एक कंटिन्यूड संस्कृति बचाई रखी थी वो था मोनार्की। जब तक मोनार्की थी तब तक एंटी कन्वर्जन लॉ था, समझे। और एंटी कन्वर्जन लॉ के कारण वहाँ पर नेपाल का जो आप स्वरूप देख रहे हो वो स्वरूप था। फिर ये जितने ये बड़ी शैतानी ताकतें हैं, ये जो मिशनरीज जो है, ये इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मैंने आपको बताया था ना, जब मैं किताब लिख रहा था द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, तो मैं काठमांडू में घूम रहा था, तो वहाँ देखा वो एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे, और फिर मैंने लोगों से जानने की कोशिश की कि इनका क्या स्टेक्स है नेपाल में। चलो ब्रिटेन का तो है भी, क्योंकि इनके सोल्जर्स वहाँ पे हैं, गोरखा सोल्जर्स है ब्रिटिश आर्मी में। ये क्या कर रहे हैं, तब पता चला कि ये सारे माओवादी को यही पैसे देते हैं, यही हथियार मुहैया करवा देते हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये माओवादी आएंगे और इन्होंने ये एंटी कन्वर्जन लॉ उठाएंगे और फिर हम धड़ाधड़ पूरे नेपाल को हम क्रिश्चियन बना देंगे। और धड़ाधड़ कन्वर्जन हो रहे हैं सब। जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट बनी माओवादियों की, इन्होंने पहला चीज़ किया कि उन्होंने बिना किसी डिमांड के, वहाँ केवल 4% मुसलमान, इन्होंने वो एंटी कन्वर्जन जो ये था लॉ था उसको हटा दिया इन्होंने। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये किंग ज्ञानेंद्र को बोलते हैं कि नहीं वो ये था वो था, वो ये करवा दिया वो करवा दिया। चलो आपकी बात मान भी लेते हैं। ये बताओ कि जो कम्युनिस्टों को आपने बिठाया, क्या वो कम मर्डरस है? जो करोड़ों आदमी को मारने में जिसने। दूसरी बात, ये हमारे कुछ ये जो राजदूत लोग, 2-3 के बाद मैं काठमांडू जाता रहता था साहब, ये पता नहीं कहाँ किस हिंदुस्तान के किस हिस्से से, पहला चीज़ कि उनको नेपाल में कभी जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका दिल नेपाल के लिए कभी, मतलब वहाँ वो कोई एक जो पैशन होता है नेपाल के लिए वो उनमें नहीं था। दूसरा ये देखिए, काठमांडू में ये राजा के हटने के बाद ये तो अपने आप को फिर राजा समझते थे। तो एक ये भी कारण है, इन्होंने माओवादियों को वो किया। जब माओवादी, और मैं उस समय कहता था, आपको याद होगा मैंने कई आर्टिकल्स भी मैंने लिखे थे जहां मैंने कहा था कि देखो, ये माओवादियों और मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये माधव नेपाल ओली वाली, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों दो रास्ते हैं, एक मिलिट्री रूट है और एक पॉलिटिकल रूट। हिंदुस्तान में भी यही है। लोग ज्ञान बांटने लगे कि नहीं, आप उसको नहीं समझते हैं, आप लेफ्ट पॉलिटिक्स को नहीं समझ। देखो चाइना के कहने पे दोनों आ गए साथ। ओली को आज अगर ओली प्राइम मिनिस्टर है, वो चीन के मेहरबानी के कारण है। आज अगर वो अभी बोल देना तो आधे घंटे में वो रिज़ाइन कर देगा वो। तो ये तो हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि आपके पास जो सबसे बड़ी एसेट थी, सॉफ्ट पावर, वो आपने स्पॉइल कर दिया। कि आप तो पता नहीं आप बनना क्या चाहते हैं इस दुनिया में, क्या बनना चाहते हैं आप? यू वांट टू बी अ वेरी गुड रोमन कैथोलिक, और यू वांट टू बी अ वेरी गुड शिया, और यू वांट टू बी अ वेरी गुड सुन्नी। और वो फ्रॉड, प्लीज मेरे सामने कोई ना बोले कि नहीं सब अच्छे हैं, सब बराबर है। अरे ठेका ले रखा है तुमने, तो फिर दीने इलाही में क्या खराबी थी? उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दो। मैं बार मैं कहता हूं कि धर्म का मतलब है सेट ऑफ इंटरनल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। और बार मैं कहता हूं कि जो किताब यह कहे कि धरती चपटी है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो मजहब है। और क्योंकि वो अनसाइंटिफिक नहीं है, इसीलिए वो कन्वर्जन में बिलीव करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सीधे रास्ते कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। तो ये नेपाल को हमने, आप मुझसे पूछिए तो हमने टोटली मिसहैंडल किया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो काला पानी वाला,
ये का उस एरिया में मैं गया हूँ, उस एरिया में मैं गया हूँ। एक साहब वो काली, वो उसको महाकाली नदी बोलते हैं, उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। कोई झगड़े का कोई स्कोप ही नहीं। आगे वो हेड वाटर्स उसका कोई, वहाँ भी हम कहते हैं कि चलो ये रिज लाइन है, नॉर्मली रिज लाइन ही वो होता है, ये कुछ नहीं है। तो इन्होंने वो चाइना के से वो सीख लिया, वो कार्टोग्राफी को कहते हैं ना, कार्टोग्राफिक एग्रेशन या कार्टोग्राफिक डिस्प्यूट बनाते रहो, नक्शे बनाते रहो अपने आप को। ये जस्ट आपको इम्बैलेंस करने के लिए। और जब से ये कम्युनिस्ट सरकार आई है, आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा है कि चाइना को भी सार्क में ले लो। एक पाकिस्तान बोलता था और एक ये बोलता था। अब आप पूछेंगे कि सल्यूशन क्या है? नहीं, उसके पहले अब आपको समझ में आ गई कि कौन ताकतें चाहती थी कि मोनार्की ख़त्म हो जाए। अब आपको समझ में आ गई कि किंग बेरेंदर और उनके फैमिली की किसने हत्या करवाई होगी। माओवादी, चीन, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि इन सब ने उसकी हत्या करवाई थी। इसीलिए आज तक आपको असलियत नहीं आई है सामने। नहीं तो वेस्ट में तो इतने बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं यार, वो बॉब वुडवर्ड और कार्ल बार्नस्टाइन जैसे जर्नलिस्ट की पता नहीं सब कुछ पता लगाते, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अरे हमसे पूछो ना। तो आपके हिसाब से हम एक नए तरह के कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? कोल्ड वॉर खत्म ही नहीं हुआ था। प्लेयर चेंज हो गए बस। प्लेयर नहीं, मैं देखो ये जब पूरी हालात के पीछे, और ये सबसे अच्छा टाइम है हाइंडसाइट में इंट्रोस्पेक्ट करने का। मैंने आपको बताया ना कि उस समय गोर्बाचोव आए, वो प्रेस्टोरिका और ग्लासनोस्ट उन्होंने नारा लगाया। उनकी गोर्बाचोव की अपील केवल वेस्टर्न कंट्रीज़ में थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इस आदमी ने तो सोवियत एम्पायर को पूरा लिक्विडेट कर दिया, और ये तो क्या महान आदमी है, ये वो सब ठीक है। कम्युनिस्ट फोर्सेस ने कभी नहीं कहा कि हम ये जंग हार चुके हैं, उन्होंने नहीं कहा। वो पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो चाइना पे शिफ्ट कर गया। अब जिस समय आपको याद होगा कि बर्लिन वॉल गिर रहा था, उसी समय आपने देखा होगा कि वो टिनमन स्क्वायर भी हो रहा था। हम लेकिन इतने मतवाले हो गए थे वो बर्लिन वॉल को लेके, उसके सिंबॉलिज्म को लेके, और हमने ये ध्यान नहीं दिया कि टिनमन स्क्वायर में वो जो क्रश किया गया था लोगों को, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए थे, स्टूडेंट्स मारे गए थे। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया चाइना ने कि देखो प्रेस्टोरिका तो होगा, हम खोल देंगे सब कुछ, इकोनॉमी खोल देंगे, लेकिन ग्लासनोस्ट नहीं होगा, लोगों को फ्रीडम नहीं मिलेगी। वो उन्होंने बिल्कुल उसको क्लियर कर दिया था। उसके बाद जब ये धीरे धीरे ये हुआ तो उसकी जब कैपेसिटी बढ़ी, क्षमता बढ़ी, तो उसने फिर अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। लोग आते गए उसमें धीरे धीरे। जो सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो चुका था, रशिया भी कोई स्टेटस में था नहीं कि इकोनॉमिकली इनको चैलेंज कर सके, तो वो अपना ऑर्बिट जो है वो बढ़ाते रहे। इंडियन ओशन में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक लेके, अफ्रीकन कंट्री से लेके इन्होंने कहाँ कहाँ बेसिस बनाए, ठीक है, ये मतलब ये बनाने की कोशिश में भी हैं। तो ये कोल्ड वॉर सा भी है, ये एक्चुअली ये कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुई थी, ये एक नई तरह की कोल्ड वॉर है। और आप जब वो एक ऑर्बिट बना रहा है, मतलब ये आपके चारों तरफ, कुछ लोग उसको स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपना स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये बाकी नेपाल, ये सब और कई ऐसे देश को लेके वो अपना वो बना रहा है। तो इसको हम कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं?
अगर हम ये मान के चले कि ये एक नई कोल्ड वॉर है तो भाई हमको भी तो किसी से अलायंस करनी होगी। अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये निर्णय करें कि अलायंस हम इस जियोपॉलिटिकल परिस्थिति में हम किसके साथ अलायंस करें। तो ये इसमें यकीनन ये देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये एक ये नई तरह की कोल्ड वॉर है। और मैं आपको बताया कि ऐसा मतलब अभी हम इस परिस्थिति में नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि चलिए एक कितना होगा कपलिंग, वो भी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इस अभी परिस्थिति में हम ये नहीं है कि किसी तरीके से डायरेक्टली दुनिया की कोई जो 193 कंट्रीज़ हैं, पता नहीं क्या कोएलिशन बनेगी नहीं बनेगी, कि वो मतलब चाइना को डायरेक्टली अभी उसको चैलेंज कर सके। अगर आपको कुछ करना होगा तो वो इनडायरेक्ट मेथड से ही होगा। चाइना को पोस्ट कोरोना, उसमें इंडिया का स्थान कहाँ होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने कहा कि वो एक 70s 80s का वक्त था, जबकि चाइना ने, आपको मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि भाई तुम आओ हमारे यहाँ आके अपने वो लगाओ, अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसेस बनाओ, हमारे यहाँ लेबर चीप है। उस समय हिंदुस्तान भी एक विकल्प था, यहाँ तो और अच्छी मैन पावर थी चाइना के। लेकिन उस समय आपको मालूम है वो 71 की लड़ाई हो गई, और ये तो उन्होंने वो हमको सोवियत कैंप में देखते थे, जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, तो इसलिए उन्होंने वो नहीं लगाया। अब जितेंद्र जी, ऐसा है कि कभी भी कोई इस तरह का कोई एक बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट होता है, अपहीवल जिसको कहता है, अपहीवल होता है, तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट होता है, जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट। उदाहरण के तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, ये वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म शुरू हुआ, वहीं से डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया बदलती रही, चली गई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले आपको मालूम है 41 में ये यूएस और ये आपके रूजवेल्ट और चर्चिल ने वो एक अटलांटा चार्टर तैयार किया था, ठीक है ना। तो वो अटलांटा चार्टर में वो अभी की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अभी उसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। उस रूपरेखा में ये भी था नाटो होगा, ये आपका यूएनओ होगा, यूएन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके आउटलाइन उस समय बन गए थे। ये लोग फिर विक्टर हो गए, लड़ाई जीत गए, उन्होंने उस तरीके से वर्ल्ड वॉर वो जिताई। आज अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो ये उसी तरह का एक टेक्टोनिक मूवमेंट आया है। इतना मैं कह सकता हूं कि क्या होगा, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन दुनिया काफ़ी बदल चुकी है ये कोरोना के बाद से। नए अलाइनमेंट्स होंगे, नए इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स जरूर बनेंगे। लोगों में चाइना के प्रति सेंटिमेंट्स जो है वो बिल्कुल एबिस्मल लेवल्स पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बारिंग में भी पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया के बारे में तो किसी को मालूम ही नहीं है। दूसरी बात यह है साहब कि लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि साउथ चाइना सी और ग्वादर अरेबियन सी में, ये दोनों जगह अगर चाइना का ये इस तरह का रवैया होता है तो आप समझ रहे हैं कि आपके मैरीटाइम फ्रीडम पे क्या उसका असर होगा। 50% आपका जो ट्रेड है ना वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका के साथ होता है, वो सारा साउथ चाइना सी के थ्रू पास करता है।
पूरा गल्फ़ में, गल्फ़ इज़ ऑलरेडी वो छोटा सा इलाका है गल्फ़ का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास वो पर्शियन गल्फ़, कौन चाहेगा कि एक नया प्लेयर वहाँ आ जाए और फिर उसका क्या होगा। तो इसको तो यकीनन लोग कंटेस्ट करेंगे, यकीनन कंटेस्ट होगा ये, और उस कंटेस्ट में हमको शामिल होना होगा, क्योंकि हमारे भी ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। तो जब आप कंटेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ कुछ आपको अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, आपको कैपेसिटीज़ बढ़ाना पड़ेगा। और इस पूरे महामारी में अगर आप देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो बहुत बैडली एफ्लिक्टेड था। बाकी दुनिया में अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को आप निकाल लें तो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंडिया ही एक कंट्री है जिसने ये पूरे कोरोना को, पैंडमिक को बड़े अच्छे से हैंडल किया है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह के डिसरप्शंस बाकी दुनिया में हुए हैं वो उस तरह के डिसरप्शंस यहाँ पे नहीं हुए हैं। डिसरप्शन होना स्वाभाविक है जब आप इतना बड़ा महामारी से, आप थ्रेट से आप झेल रहे हैं। भाई मैं ये नहीं मतलब कि कितनी बड़ी महामारी है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग विरुलेंस देखा गया। मैं इसका भी बहुत स्टडी किया हूँ। 10 से 12 डिग्री जहाँ टेम्परेचर होता है वहाँ पे डेथ्स ज़्यादा हुई हैं। जहाँ लोग घेटोज़ में रहते हैं वहाँ पे डेथ्स ज़्यादा हुई हैं। लेकिन जब ये शुरुआत हुई थी तो कोई भी सरकार या कोई भी जो मुखिया जो है वो तो वर्स्ट केटर करके चलेगा ना। बाकी देखिए साहब, ये एपिडेमियोलॉजी और ये वीरियोलॉजी, इसके बारे में ये डॉक्टर लोग जो आते हैं ना, ये अब तो खैर उन्होंने टेलीविज़न पे आना बंद कर दिया, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये वाला, जब जिसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, बाय द वे वो स्पेन न्यूट्रल कंट्री था, वर्ल्ड वॉर 1 में वो हिस्सा भी नहीं लिया था, तो कोई लड़ाई वड़ाई के कारण वहाँ से ये निकला नहीं था। इसके कई कारण हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि वो भी चाइना से ही आया था। और उस समय आपको बता दूं मैं कि 1/4 ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन हैड गॉट वाइप्ड आउट। 1/5 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैड बीन वाइप्ड आउट। हमारे यहाँ कम से कम 70 से 80 लाख लोग मरे थे वो स्पेनिश फ्लू से। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय भी बड़ी ये कहीं कहीं पे ऐसे बड़े सख्त लॉकडाउन थे, लेकिन उस समय नेशनलिज्म की स्पिरिट इतनी हाई थी कि लोगों ने उस सारा जो उनकी रिस्पेक्टिव सरकारें थी उनकी बात मान ली थी उन्होंने। तो आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ये स्पेनिश फ्लू, दुनिया बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 का मैंने आपको बताया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेक्टोनिक शिफ्ट, उसी के बाद ब्रिटेन, भाई अगर अमेरिका नहीं होता तो ब्रिटेन तो इस लड़ाई जीत नहीं सकता। अमेरिका का राइज शुरू हुआ, उसके बाद ये कोल्ड वॉर पीरियड में चाइना का राइज हुआ। अब ये पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट कोरोना, आप बताइए कि इंडिया का राइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक नया अटलांटिक चार्टर लिखने का समय आ गया है कि नहीं? नहीं, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में तो पोस्ट कोरोना इंडिया अपनी पोजीशन शायद कहीं ना कहीं बना लेगा। लेकिन जो घर में बैठे हुए कम्युनिस्ट और ये विरोधी ताकतें हैं, ये कहीं वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट कोरोना में तो शायद भारत कोई ना कोई वर्ल्ड ऑर्डर में अपने स्थान बना ही लेगा, शायद अच्छी पोजीशन हो। पर भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, क्या वो भारत को अच्छी पोजीशन पे आने देंगे? नहीं, मैं हमेशा इस बात को मैंने कहा है, और मेरा ये दृढ़ सोच है ये कि एक्सटर्नल फ्रंट की हिंदुस्तान को चिंता नहीं करनी है। मुझे कभी कोई चिंता नहीं हुई है एक्सटर्नल फ्रंट की, चाहे वो 1 फ्रंट सिचुएशन हो या 2 फ्रंट सिचुएशन हो, उसकी चिंता मैंने कभी नहीं की।
मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अगर होती है तो वो थर्ड फ्रंट की होती है। और ये थर्ड फ्रंट की मैं जब बातें करता हूँ तो ये इस थर्ड फ्रंट में कौन फीड कर रहा है? इसमें माओइस्ट हैं, इसमें जिहादीस हैं और इसमें चर्च। जो लोग पहले बात करते थे, अभी भी कई हद तक ये सही है, जो तिरुपति टू पशुपति की बात करते थे, उस कॉरिडोर में कौन कौन फीड कर रहा है? उसका लार्जर वर्जन भी ले लीजिए। मैंने कहा जिहादिस्ट, माओइस्ट, चर्च का मैंने आपको नेपाल का बताया, ये जो फिनलैंड और ये नॉर्वे, इन सब का, हाँ, वो कंट्रीज। आप अगर देखें तो ये सारी विचारधाराएं जो है, इनको तो आज़ादी के बाद ही किल कर देनी चाहिए थी। जिहादिज्म आपको मालूम है जब खिलाफत मूवमेंट हुआ था तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? वो हिंदुस्तान को छोड़ के एक नया उम्मा के लिए था, है ना? आपने उसको बढ़ावा दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक किताब है पाथवे टू पाकिस्तान बाय खालिदुल जमान, कुछ ऐसे करके है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर नहीं होता तो कभी पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान और वो उन्होंने नहीं बनाया था, वहाँ तो कभी मूवमेंट ही नहीं हुई थी उसकी। ये तो आपके बिहार और यूपी के लोगों ने बनाया था, ये AMU वालों ने बनाए थे, वो भी सक्रिय हैं, अभी तक सक्रिय हैं। आपने क्रश नहीं किया उनको। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक जनरल सेक्रेटरी होता था, अधिकारी, ये आप पढ़ लीजिएगा, उसने ये बात साफ कही थी, उसने पूरा सपोर्ट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए। तो वो तत्व भी रह गए। जो तेलंगाना में अपराइजिंग हुई थी उसको आपने क्रश किया था उस समय इंडियन आर्मी के वो ऑपरेशन पोलो के बाद। वो उसके बाद से ये कोल्ड वॉर शुरू हो गया और सोवियत यूनियन के डर से आप उनके अगेंस्ट कोई वो नहीं कर सकते थे, एक्शन नहीं ले सकते थे। बाद में सोवियत यूनियन जो है उस कोल्ड वॉर के पीरियड में वो नेता डिसाइड करने लगा इस कंट्री में। उसने डिसाइड किया कि लाल बहादुर शास्त्री को मरवाओ और दूसरे को बनवाओ। जो दूसरी शख्स आई उन्होंने सोवियत यूनियन के कहने में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वही बदलवा दिया। सेक्युलर और सोशलिस्ट। अब मैं तो सबसे पूछना चाहता हूं कि पहली बात, क्या जब तक इमरजेंसी, ये तो सब इमरजेंसी के दौरान हुआ ना, ये कि क्या इमरजेंसी के बिना लगाए हुए मतलब इंडिया सेक्युलर नहीं था? और क्या आप ये यकीनन कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री? आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। तो ये देखिए, ये ताकतें बहुत पहले से सक्रिय थी। चर्च बहुत एडवांटेज ले गया क्योंकि आपने आपकी जो शिक्षा पद्धति जो थी वो अंग्रेजी की तरफ बायस थी। आप समझ रहे मेरी बात? कि भाई जो अंग्रेजी सीख गया वो पासपोर्ट था उसको। पहला बात तो आपने इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया कि जो वो अंग्रेजी जानता है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और अंग्रेजी के साथ वो दो चार वो वाले अल्फाज बोल दे जिसको सो कॉल्ड उर्दू बोलते हैं, तब तो वो तो बहुत रईस घराने का है। और हिंदी अगर है तो उसका मजाक उड़ाओ। आप बोले अरे हाँ यार ये इसका मतलब क्या होता है, ये रेल का, ये ट्रेन का कैसे बोलेंगे? तो लो पत गाँव मणि कुछ ऐसे करके हमने सब हंस दिए लेके। इन बेवकूफ़ लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आप थोड़े बड़े ध्यान से गुजराती, मराठी, बंगाली आप सुनो, समझ में आ जाएगी। नहीं, पूरा संस्कृताइज्ड, पूरा। बांग्लादेश में
उनके वोकैबुलरी में ये सारा वो संस्कृताइज बंगाली है, उर्दू के शब्द नहीं है उसमें, लेकिन हमारे हम क्या कहें उसको। तो ये जितनी जो ताकतें थीं वो सबवर्जिव ताकतें वो यहाँ पे रही। तो इसलिए अंग्रेजी के तरफ लोगों का इतना झुकाव था, तो कहते थे कि भाई सबसे अच्छी अंग्रेजी आप कहाँ सीखोगे, तो आप कॉन्वेंट स्कूल्स में चले जाओ। अब कॉन्वेंट कौन चला रहा है? कोई मिशनरी चला रहा है, कोई चर्च चला रहा है। तो वो क्या तुमको ज्ञानी बनाने के लिए चला रहा है? जो खुद अज्ञान से ग्रसित हो, जो चर्च ने उसको गैलीलियो को, हाँ गैलीलियो को मार दिया इसलिए क्योंकि वो कहता था कि इट इज़ नॉट द सन बट इट इज़ द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसको मार दिया था इसमें। वही चर्च बोलता था कि समुद्र में मत जाना, फ्लैट है, आगे जाओगे गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे। अब वो ज्ञान बांटने चला है। और आपके यहाँ से ये निकम्मे लोग देशद्रोही ऑक्सफोर्ड में जाते थे इंडियन हिस्ट्री सीखने। मैं और आपको अगर हिस्ट्री की जिज्ञासा होगी तो आप जाएंगे नहीं। मान लीजिए सरस्वती सिविलाइजेशन है तो आप चले जाइए ना राखीगढ़ में, पहले तो जाके देखा। ये ऑक्सफोर्ड में तो नहीं मिलेगा ना वहाँ। क्या मानसिकता थी साहब। तो कहने का मतलब है कि ये जो थर्ड फ्रंट है ये इंडिया का इतना वीक फ्रंट है, इतना वीक फ्रंट है। आपके ये थर्ड फ्रंट आखिर इतना स्ट्रांग कैसे हुआ? ये सब जो सबवर्सिव फोर्सेस हैं ये स्ट्रांग हुए। पहले तो इन्होंने आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल नॉकडाउन कर दिया, ढा दिया उसको। और उसके ढाने के बाद उसके बाद जो आपको मर्जी है लिखते रहो। अब है क्या साहब कि अगर आपका थर्ड फ्रंट वीक है तो क्या होता है? आपका थर्ड फ्रंट वीक है तो आप वहाँ मेघालय में आपका यूरेनियम पड़ा हुआ है, वो नहीं ले सकते आप। चर्च हंगामा करवा देता था वहाँ पे। कलापक्कम में रशियन रिएक्टर डाल रहे हैं, वहाँ चर्च से आपने हंगामा करवा दिया। लॉकडाउन के दौरान में माओवादियों ने 18 सीआरपीएफ को लोगों को मार दिया। ये सब पैंडेमिक के दौरान हो रहा है। वहाँ पे महाराष्ट्र में 2 साधुओं को मार दिया। अभी एक नांदेड़ में भी एक लिंगायत साधु है, उसको मारा है। अब वो जो कहानी बना रहे हैं वो कहानी पढ़ के तो मुझे नहीं विश्वास होता कि कोई चोर आया और मार दिया। और नांदेड़ ही वो जगह थी जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह साहब का उन्होंने मुसलमानों ने उनकी हत्या की थी। तो ये पैंडेमिक के दौरान ये सारा आप जो एक्टिविटी देख रहे हैं, तो बाहर में चीन है, इधर कम्युनिस्ट चाइना है, इधर जिहादी पाकिस्तान है। वो एक्सटर्नली कर रहा है और इंटरनली यहाँ पर उसके जो प्रॉक्सीज है वो वही काम कर रहे हैं। ये पूरे पैंडेमिक के दौरान हो रहा है। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आपका थर्ड फ्रंट जो इंटरनल फ्रंट है वो स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका एक्सटर्नल फ्रंट भी वीक रहेगा। बिकॉज इट इज़ अ थर्ड फ्रंट विच फीड्स दी एक्सटर्नल फ्रंट। अब कोई एक लीडर आया है तो कुछ थर्ड फ्रंट में कुछ मतलब बदलाव आ रहा है, तो अब बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। बहुत सारी दुकानें चलती थी, और ये दुकानें कौन सी साहब, ये हजार रुपए पे बिकने वाले ये लोग। अब जो आदमी 2 किलो चावल के लिए धर्म से एक मज़हब की तरफ जा सकता है, वो आदमी को कुछ और पैसे दे दो कुछ भी कर सकता है ना। तो वही वाली बात है साहब। धन्यवाद सिंह साहब आपका।